हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग लूसेंट में पॉलिटी देख रहे हैं, जिसमें इस समय हम लोग फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार देख रहे हैं। और ये आज मौलिक अधिकार का लास्ट पार्ट है। 2 पार्ट ऑलरेडी हमने करवा दिया है, आपने नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके वहां से उसको जरूर देख लें। आज हम लोग लास्ट पार्ट देखेंगे, जिसमें आपको आर्टिकल 29 से लेकर के आर्टिकल 32 तक देखने को मिलेगा। और जो हमारा आर्टिकल 32 है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिट जारी की जाती है उसको देखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको मिस मत करिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें आप देखें कि जो पहला क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है आपसे। कह रहे हैं कि संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है। ठीक है, ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 21 या फिर आर्टिकल 19। ठीक है, तो 29-30 में ही कंफ्यूजन हो सकता है आपको, क्योंकि हमने आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 28 तक तो ऑलरेडी करवा ही दिया है 2 वीडियोस में। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो आप देखें कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार। तो ये भैया हमारा जो आर्टिकल 29 है ना, उसमें बताया गया है। ठीक है, तो जो हमारा अनुच्छेद 29 है उसमें बताया गया है। और जो हमारा अनुच्छेद 29 है, सबसे पहले तो यही जानिए कि कौन से अधिकार के तहत ये आर्टिकल 29 आता है। जैसे कि हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि हमें स्टार्टिंग में टोटल 7 प्रकार के मौलिक अधिकार मिले हुए थे, लेकिन एक मौलिक अधिकार को अब मूल अधिकार के दायरे से बाहर कर दिया गया है। कब किया गया, तो 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि आगे चल करके केवल और केवल हमारे पास 6 मूल अधिकार बचे रह गए। ठीक है, जिसमें हमने 4 मूल अधिकार ऑलरेडी कर लिए हैं, अभी हम लोग 5वां कर रहे हैं। और 5वां जो मूल अधिकार है उसका नाम क्या है, उसको कहते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, कौन सा है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। और कहां से कहां तक आर्टिकल है, तो आप देखेंगे कि इसमें जो है आर्टिकल 29-30 शामिल है। ठीक है, तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में आर्टिकल 29-30 शामिल है, जिसमें हमने आर्टिकल 29 से ये क्वेश्चन बनाया था कि संविधान का आर्टिकल 29 जो है वो अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। ठीक है, तो ये तो रह गया हमारा आर्टिकल 29। अब हम लोग देखेंगे अपना और एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो आर्टिकल 29 है ना, इसमें ये बताया गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी लिपि को, अपनी भाषा को और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। उसको केवल भाषा, जाति या केवल धर्म और संस्कृति के आधार पर किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश करने से रोका नहीं जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बताएंगे कि अल्पसंख्यक कौन है, हमारे यहाँ किन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है, ये सारे पॉइंट्स आगे डिस्कस करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो तो हो जाएगा आर्टिकल 29। ठीक है, और आर्टिकल 21 हमने कल बताया था, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और आर्टिकल जो 19 है वो भी हमने बताया था, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, जिसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भी हमने बताया था टोटल 6 प्रकार के अधिकार हमें मिले हुए हैं। ठीक है, मतलब कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिली है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान चलाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मिलता है। ठीक है, ऑप्शंस क्या हैं, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, 21 या फिर 19। तो अभी हमने सबको बता ही दिया, तो इसका जो सही आंसर है आपको समझ आ ही गया होगा कि जो हमारा अनुच्छेद 30 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका थोड़ा इंक चेंज करें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आप देखिए इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 30 हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा आर्टिकल 30 है वो क्या कहता है, वो बताता है कि जो भी मतलब कि अल्पसंख्यक वर्ग हैं उन्हें अपनी शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना और उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा। ठीक है, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति अपनी पसंद का कोई शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है, उसको चला सकता है, और सरकार जो है उसको फंड करेगी बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा उसको चलाने में फंडिंग किया जाएगा बिना किसी भेदभाव के। और ये कहाँ कहा गया है, तो आर्टिकल 30 में बताया गया। ठीक है,
अब हम देख लेते हैं कि हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं कौन कौन है, किनको किनको अल्पसंख्यक मतलब कि समुदाय में शामिल किया जाता है। तो आप देखिए, पहले तो मुस्लिम ही हो गए, ठीक है, जो मुस्लिम हैं उनको। दूसरा जो पर्शियन है यानी कि जो पारसी हैं वो। साथ में जो क्रिश्चियन है यानी कि ईसाई, क्रिश्चियन यानी कि जो ईसाई हैं उनको शामिल किया जाता है। इसके साथ साथ आप देखें सिख और किनको शामिल किया जाता है, बौद्ध एंड जैन, ठीक है, जैन। तो ये जो 6 लोग हैं या 6 समुदाय से जो लोग आते हैं उनको अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा मतलब मिला हुआ है। और जो अल्पसंख्यक समुदाय है इनके विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में जब उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा एक 15 सूत्री कार्यक्रम भी चलाया गया था। ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा। और 6 समुदाय हैं जिनको अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध और जैन, ठीक है। हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त नहीं है। हिंदुओं को क्यों होगा, हमारे यहाँ हिंदुओं की संख्या इतनी ज्यादा है। अगला क्वेश्चन देखिए, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए 2005 में केंद्र सरकार के द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था। हमारे पास ऑप्शंस हैं 10 सूत्री कार्यक्रम, 15 सूत्री कार्यक्रम, 20 सूत्री या फिर 25 सूत्री। तो अभी हमने बताया ना कि 2005 में उस समय जो प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा एक 15 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया था, यानी ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, और ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो आ गया है वो कहाँ से बना हुआ है। कह रहे हैं कि आर्टिकल 32 जो है वो किस अधिकार को प्रवर्तित करने के लिए दिया जाता है। ऑप्शंस क्या हैं, संसद में कानून बनाने का अधिकार, मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने का अधिकार, तीसरा है राष्ट्रपति को चुनने का अधिकार, या फिर राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला, यानी कि मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 32 के तहत दिया जाता है, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये लास्ट अधिकार है हमारा, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्टिकल 32, और इसे हम बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसको कहा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और कहाँ पे है, तो जो हमारा आर्टिकल 32 है उसमें है, ठीक है। अभी हम लोग आर्टिकल 32 को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ आप देखेंगे कि जो हमारे मूल अधिकार थे वो समाप्त हो रहे हैं। समाप्त होने का मतलब है अभी हम लोग क्वेश्चंस और देखेंगे, लेकिन हमने आपको बताया कि हमारे पास वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, ठीक है। जो 6 मूल अधिकार हैं उनको भी हमने बताया था कि पहला जो है वो है समता या समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। दूसरा हमने बताया स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। तीसरा हमने बताया शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। चौथा बताया था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। छठा बताया संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30। और अंतिम बता दिया, मतलब कि जो छठा है, 5वां था दरअसल शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, और छठा है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और कहाँ पे है, आर्टिकल 32 में। तो टोटल जो हमारे 6 मूल अधिकार हैं वो हम सब एक बार देख लिए, ठीक है। और उसमें क्या क्या कहा गया है ये भी देख लिया। आर्टिकल 32 इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, और सब मैंने लगभग डिटेल में ही आपको बताया है, भले ही MCQ के माध्यम से बताया है लेकिन पूरा कराया है, ठीक है। और अगर डिटेल में करना चाहते हैं तो इसी चैनल पे हमने कंप्लीट भी पढ़ाया है, आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। लूसेंट पॉलिटी जो है उसका प्लेलिस्ट है इस नाम से। तो ये पॉइंट्स दरअसल आपको याद रखने हैं कि समानता का अधिकार कितने से कितने आर्टिकल में है, समता का समानता और समता एक ही है, शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, और साथ में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, और इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे सामने ये रहे ना कि हमें कितनी प्रकार की क्षमता का अधिकार है, या हमें मतलब कि कितने आर्टिकल हैं जो समता से संबंधित हैं, कितने आर्टिकल हैं जो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्या है, ये रिट से संबंधित है, ठीक है। तो जो हमारा आर्टिकल 32 है यानी कि अनुच्छेद 32 है, वो हमें कौन सा अधिकार देता है, तो ये हमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है। और ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार क्या है एग्जैक्टली, तो ये बताता है कि सपोज दैट आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि जो आपको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उनका हनन हो रहा है, तो आपके पास क्या उपाय है, ठीक है।
तो आपके पास ये उपाय है कि आप जा करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जा करके रिट इशू करवा सकते हैं। यानी कि आप जाके सुप्रीम कोर्ट को कहिए भैया देखिए हमारा जो मतलब कि मौलिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा रिट इशू किया जाता है। और वो कितने प्रकार के रिट इशू करते हैं, तो 5 प्रकार के रिट जो है वो उनके द्वारा इशू किया जाता है। और वो 5 रिट कौन कौन सी हैं, तो वो जो 5 रिट है उसमें आपको एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण देखने को मिलेगा जिसे कहते हैं हैबियस कॉर्पस। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, हिंदी अंग्रेजी दोनों याद रखना है। दूसरी है परमादेश, परमादेश अर्थात मैंडमस। तीसरी है प्रतिषेध जिसे हम कहते हैं प्रोहिबिशन। और चौथी है उत्प्रेषण यानी कि सर्सियरी। और 5वीं है हमारी अधिकार परीक्षा यानी कि को वारंटो। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। लेकिन आर्टिकल 32 की बात हो रही है तो यहाँ केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट की बात होगी, क्योंकि आर्टिकल 32 के माध्यम से आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं रिट इशू करवाने के लिए जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो तो। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखना है कि जो हमारा अनुच्छेद 32 है यानी आर्टिकल 32 है, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 को किसके द्वारा मतलब कि जो हमारे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे उनके द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया। ठीक है, संविधान की आत्मा कहा गया, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, संविधान की आत्मा कहा गया। ठीक है, और अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में इसको देखेंगे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, परमादेश क्या है, प्रतिषेध क्या है, ये सब हम अभी देखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए हम देख रहे हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत कौन कौन से रिट जारी किए जा सकते हैं। ऑप्शंस क्या हैं आपके पास, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध या अधिकार पूछा। ये दरअसल अधिकार परीक्षा है। ठीक है, तो और कह रहे हैं कि अपील, पुनरीक्षण, निरीक्षण। तीसरे में कह रहे हैं आदेश, निर्देश, सूचना। और चौथा है कि उपरोक्त सभी। तो अभी हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाएगी जिसमें आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण देखने को मिलेगा, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और कौन सा है, और है हमारा परमादेश हो गया, मतलब कि प्रतिषेध भी हो गया, बचा जो सर्सियरी है यानी कि उत्प्रेषण। तो ये 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में आप बताइए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किस स्थिति में जारी की जाती है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया गया हो। दूसरा कह रहे हैं कि जब कोई अधिकारी अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता हो। तीसरा है कि जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला लेता हो। और चौथा है कि जब कोई व्यक्ति बिना अधिकार के कोई पद धारण करता हो। और पहला पूछ क्या रहे हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसी के तहत अब हम लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण को पूरी तरह से देख भी लेंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो तो हो जाएगा पहला वाला कि जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया गया हो उस टाइम पे बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है वो इशू की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग इसी को ही देखेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण है क्या एग्जैक्टली। ठीक है, तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, पहले तो इसका अंग्रेजी जानिए क्योंकि अंग्रेजी भी जानना बहुत जरूरी है। और जो अंग्रेजी है वो हो जाएगा हैबियस कॉर्पस। ठीक है, हैबियस कॉर्पस। और ये हैबियस कॉर्पस कब इशू की जाती है, तो सपोज दैट आप रास्ते में जा रहे थे, आपको पुलिस आई, उठा ले गई। ठीक है, और कुछ बताया नहीं, बस चलो बेटा अभी तुम्हारी जो है ठीक ठाक से वहाँ पे मतलब सेवा की जाएगी। और आपके घर वाले परेशान, कई दिन हो गए, पता ही नहीं चल रहा है घर वाले परेशान है या कोई और परेशान है कोई परेशान है, और आपका अता पता करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप नहीं मिल रहे हैं। गए थाने में भी पता किए, आपको उनको पता है कि हाँ थाने में ले गए हैं, लेकिन वो लोग मना कर रहे हैं कि नहीं हमको तो कुछ पता ही नहीं है, हम लोग क्या जाने, आप अपने बच्चे को खुद क्यों नहीं देखते। तो ऐसे मामले में यानी कि जब आपको बेवजह कोई बंदी बना लिया हो, जब आप और उसका मतलब कि कुछ दिखा भी नहीं रहा हो, उनसे मिलवा भी नहीं रहा हो, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आप जा करके कोर्ट में उसके खिलाफ यानी कि वो जो अथॉरिटी है उनके खिलाफ जो हैबियस कॉर्पस रिट मतलब कि रिट है इसे इशू करवा सकते हैं। ठीक है, तो जो हैबियस कॉर्पस रिट है ये जब अगर जो है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जहां भी आप गए उनके द्वारा अगर ये रिट इशू कर दी गई तो फिर क्या होगा, तो फिर उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप सशरीर उस व्यक्ति को उपस्थित कीजिए जिनके लिए ये रिट इशू करवाया गया है। तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है उसका सीधा सा मतलब होता है कि सशरीर उपस्थित करना या सशरीर लाना, यानी कि आपके पास कोई व्यक्ति है उसके मतलब
अपनी पूरी बॉडी के साथ आप उसको उपस्थित कीजिए, यही कहता है हैबियस कॉर्पस। अब हमें देखना है, चूंकि लूसेंट में बहुत कम दिया हुआ है, लूसेंट से काम नहीं चलेगा, तो इस वजह से हमने इसको थोड़ा डिटेल में ही बताने की कोशिश की है। तो अब देखिए जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है, इसको कब जारी किया जाता है ये हमने आपको बता दिया। अब हमें ये देखना है कि ये मतलब कि किसके खिलाफ जारी किया जाता है, तो दोनों यानी कि सार्वजनिक कोई संस्था है उसके खिलाफ भी जारी किया जा सकता है, साथ में कोई व्यक्ति विशेष है उसके खिलाफ भी इसको जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति विशेष के खिलाफ भी इसको जारी किया जा सकता है और किसी सार्वजनिक संस्था के खिलाफ भी इसको जारी किया जा सकता है। स्पेशली आप देखेंगे कि पुलिस की जो दादागिरी होती है उसको मतलब कि टैकल करने के लिए ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है ये इशू की जाती है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है सात शरीर उपस्थित करवाने के लिए ये रिट जारी की जाती है। ठीक है, और सार्वजनिक और व्यक्ति विशेष दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है, यानी कि किसी सार्वजनिक संस्था के खिलाफ आप जाकर के ये रिट इशू करवा सकते हैं, और किसी मतलब कि व्यक्ति विशेष के खिलाफ भी आपको लगता है कि सामने वाले ने आपके भाई को किडनैप करके रखा है तो आप उसके खिलाफ भी जारी करवा सकते हैं। लेकिन सामान्य परिस्थिति में किडनैपिंग वगैरह के लिए ये जो रिट है ये इशू नहीं की जाती है, किसी न किसी सार्वजनिक जो संस्था है उसके खिलाफ ही नॉर्मली इशू की जाती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और एक पॉइंट ये याद रखना है कि ये जो रिट है ये किन के लिए, किन परिस्थितियों में इशू नहीं की जाती है, कहाँ के लिए ये इशू नहीं की जाएगी, ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्ट, इस वजह से बता रहे हैं, वरना लूसेंट में ना तो एकदम सरल लिखा हुआ, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, उससे कुछ क्लियर भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपको बताना है कि कहाँ यानी कि कौन सी परिस्थितियों में जो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस रिट है वो इशू नहीं की जाएगी। तो आप देखिए कि पहला जो होगा कि अगर जो मतलब किसी को हिरासत में लिया गया है, किसी को बंदी बनाया गया है, वो कानून सम्मत है। ठीक है, अगर किसी को बंदी बनाया गया है और वो कानून सम्मत है तो ऐसी चीज के लिए हैबियस कॉर्पस जो रिट है वो इशू नहीं की जाएगी। ठीक है, दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को न्यायालय की अवमानना के खिलाफ बंदी बनाया गया है, न्यायालय की अवमानना के खिलाफ अगर किसी को बंदी बनाया गया है तब भी ये रिट इशू नहीं की जाएगी। ठीक है, तीसरा कौन सा है, न्यायालय ने खुद ही आदेश दिया है कि ले जाओ इसको, रखो, धरो, पकड़ो, तब भी यानी कि न्यायालय के आदेश के खिलाफ जो है, यानी कि किसी को अगर न्यायालय के आदेश के द्वारा बंदी बनाया गया है तब भी ये रिट इशू नहीं की जाएगी। और साथ में कोई ऐसी जगह पे जो है ये रिट इशू नहीं की जाएगी जो न्यायालय के न्याय क्षेत्र की सीमा से परे, यानी कि पता चला आपके कोई मतलब जिगरी दोस्त हैं, उनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा बंदी बना लिया गया, आप पहुंचे हमारे सुप्रीम कोर्ट, कह रहे हैं देखो भाई पाकिस्तान ने अपने यहाँ हमारे दोस्त को मतलब बंदी बना के रखा है, आप चलो हैबियस कॉर्पस रिट इशू करो और हमारे जो भाई हैं उनको, या भाई हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं, उनको कह दो कि उपस्थित करें सासरीन। तो ऐसा नहीं कर सकती ना हमारी सुप्रीम कोर्ट, क्यों, क्योंकि पाकिस्तान में जो मामला है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट के जो न्याय क्षेत्र है, उनका जो न्यायिक सीमा है उससे परे है। तो ऐसी जगहों के लिए भी जो ये मतलब कि मतलब रिटू है, जो रिट है, उसको इशू नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। तो हमने देखा कि जो हैबियस कॉर्पस है यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये इसको बोलते क्या है, हैबियस कॉर्पस। ये जो हैबियस कॉर्पस शब्द है ये किस भाषा का शब्द है ये भी पूछ सकते हैं, तो ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ है कि आपके पास शरीर है या सशरीर उपस्थित करना। ठीक है, और ये किसके खिलाफ जारी की जाती है, तो हमने बता ही दिया कि अगर किसी को अवैध रूप से बंदी बना करके रख लिया गया है तब ये रिट इशू करवाई जाती है। और फिर ठीक है, ये सारे पॉइंट्स भी बता दिए और ये भी बता दिया कि किन के खिलाफ ये मतलब जारी नहीं की जाती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमने बंदी प्रत्यक्षीकरण देख लिया, टोटल 5 रिट हैं, पांचों को देखेंगे। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि परमादेश रिट किस स्थिति में जारी की जाती है। परमादेश अर्थात मैंडमस की बात कर रहे हैं। जो मैंडमस रिट है, मैंडमस, वो मैंडमस रिट कब इशू की जाती है ये आपको बताना है। ठीक है, कह रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया गया हो, तो ये तो हैबियस कॉर्पस है, नहीं होगा। कह रहे हैं जब कोई अधिकारी अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता, ठीक है, परमादेश। अच्छा, तीसरा कह रहे हैं जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला लेता हो, तो ये बात गलत है। कह रहे हैं जब कोई व्यक्ति बिना अधिकार के कोई काम कर रहा हो, तो ये बात भी गलत है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है बी वाला हो जाएगा कि जब कोई अधिकारी अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है तब परमादेश रिट जो है वो इशू कराई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग जो हमारी मैंडमस रिट है इसके बारे में। ठीक है,
मैंडमस, ये तो मैम लिख रहे हैं तो जो हमारा मैंडमस रिट है उसके बारे में यहाँ हम लोग देख रहे हैं। मैंडमस, स्पेलिंग वगैरह सब कुछ देख लीजिए भैया। अक्सर होता क्या है ना कि ये वाला जब क्वेश्चन बनता है तो हिंदी में नहीं देते हैं, इसी जो लैटिन भाषा का जो शब्द है इसी को देवनागरी लिपि में लिख करके पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही आना चाहिए। तो मैंडमस मतलब क्या होता है? मैंडमस मतलब होता है परमादेश, और परमादेश का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बना हुआ है, मतलब मैच द फॉलोइंग में, हम आदेश देते हैं, ठीक है, हम आदेश देते हैं। ये मैंडमस का जो है मतलब होता है। मैंडमस जो रिट है उसका मतलब यही हुआ कि हम आदेश देते हैं। अब किस बात का आदेश दे रहे हैं, क्यों आदेश दे रहे हैं, ये यहाँ पे आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो ये जो रिट है ना, ये रिट तब जारी की जाती है जब कोई पब्लिक अथॉरिटी या कोई प्राइवेट कंपनी जो अपना काम है उसको ढंग से नहीं कर रहा है, यानी कि जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पूर्णतः निर्वहन नहीं करता है, तब ये जो रिट है मैंडमस उसको इशू किया जाता है। तो किन के खिलाफ इशू किया जाता है? किसी पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ, किसी पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ, किसी पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ, और किन के खिलाफ? कोई प्राइवेट कंपनी है उनके खिलाफ भी ये रिट इशू की जाती है। प्राइवेट कंपनी के खिलाफ भी ये रिट इशू की जाती है। किन के खिलाफ नहीं की जाएगी? तो कोई प्राइवेट मतलब कोई व्यक्ति विशेष है उसके खिलाफ ये जारी नहीं की, जैसे हमारे और आपके खिलाफ ये जो रिट है ये इशू नहीं की जा सकती। ये जब भी जारी की जाएगी कोई पब्लिक अथॉरिटी है उसके खिलाफ जारी की जाएगी, या कोई प्राइवेट कंपनी है उसके खिलाफ भी जारी की जा सकती है, ठीक है। और एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो कोर्ट है उसके खिलाफ भी इस रिट को इशू करवाया जा सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं परमादेश, इसको याद रखना है, ठीक है। तो क्या है परमादेश? परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, और ये वाली रिट इशू तब की जाती है जब कोई पदाधिकारी अपना जो सार्वजनिक काम है उसके जो कर्तव्य हैं उनका सही तरह से पालन नहीं कर रहा है। उस परिस्थिति में मैंडमस जो रिट है इसको इशू करवाया जा सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और वो क्या है? वो है प्रतिषेध रिट के बारे में, ठीक है। कह रहे हैं कि प्रतिषेध रिट किस स्थिति में जारी की जाती है, यानी कि जो प्रोहिबिशन रिट है उसको कब जारी किया जाता है ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। देखिए ऑप्शन कह रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया गया हो, तो ये तो अभी हमने बताया ना कि वो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये हो जाएगा। कह रहे हैं जब कोई अधिकारी अपना कर्तव्य पूरा न कर रहा हो, ये मैंडमस है, तो ये भी नहीं होगा। कह रहे हैं जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला लेता है, और चौथा कह रहे हैं जब कोई व्यक्ति बिना अधिकार के, तो ये प्राधिकार वाला भी नहीं होगा। अब देखिए सी वाला इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा कि जो प्रोहिबिशन रिट है वो उस परिस्थिति में जारी की जाती है जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला लेता है, ठीक है। अब ये क्या होता है तभी देखने वाले हैं हम लोग। तो पहली बात तो ये देखिए, इसका जो सही आंसर है सी हो गया, वो हो ही गया। तो ये जो प्रोहिबिशन है इसको कब जारी किया जाता है, इसका क्या मतलब है, अब हम लोग यहाँ देखेंगे। प्रोहिबिशन, ठीक है, स्पेलिंग वगैरह देख लीजिए। प्रोहिबिशन, तो जो प्रोहिबिशन रिट है भैया वो तब जारी की जाएगी, पहले तो इसका शाब्दिक अर्थ ही देखिए, यानी कि रोकना या मना करना, ठीक है। प्रोहिबिशन अर्थात रोकना या मना करना, रोकना या मना करना, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है। और कब जारी किया जाता है, तो ये जो जारी किया जाता है वो हायर कोर्ट के, यानी कि हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को जारी किया जा सकता है, ठीक है। लोअर कोर्ट को जारी किया जाता है, ठीक है। तो जो प्रोहिबिशन रिट है ये हायर कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है लोअर कोर्ट के खिलाफ, जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो जारी करेगा हाई कोर्ट के खिलाफ। ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो प्रोहिबिशन रिट है ये लोअर कोर्ट के द्वारा, लोअर कोर्ट के खिलाफ जारी किया जाता है हायर कोर्ट के द्वारा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के खिलाफ ये रिट इशू कर सकती है। और ऐसे ही नॉर्मली तो नहीं करेगी ना, कुछ बात होगी तभी करेगी। तो याद रखिएगा कि जब कोई ऐसा मामला हाई कोर्ट के द्वारा देखा जाता है जो उनकी अधिकार क्षेत्र के परे हो, अर्थात जैसे आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसको कुछ स्पेशल पावर मिली हुई है। जैसे स्पेशल पावर में आप देखेंगे कि जैसे राज्य और राज्य के मामले में, यानी कि सपोज दैट जो हमारा उत्तर प्रदेश और जो हमारा एमपी है उनके बीच किसी बात को लेकर के विवाद हो गया, ठीक है। तो अगर उनका विवाद है तो वो विवाद सुलझाने के लिए उन्हें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो मतलब कि
हाई कोर्ट है उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो राज्य और राज्य के बीच का कोई मामला देख सके, ठीक है, या केंद्र और राज्य के मध्य, या केंद्र और यूनियन टेरिटरी, या राज्य और यूनियन टेरिटरी के मध्य, इस तरह का कोई भी विवाद है उसको देखने का जो काम है वो किसका है, तो वो सुप्रीम कोर्ट का है। तो सपोज दैट हमारे एमपी और यूपी में कुछ विवाद हुआ और वो लोग जाकर के इलाहाबाद जो हमारा हाई कोर्ट है वहाँ पे अपना मतलब जो मामला है वो दायर करवा दिए। तो ऐसे मामले में जो सुप्रीम कोर्ट है वो संज्ञान लेगा, भैया देखो ये आपके अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है, आप इसमें टांग मत अड़ाओ, ये आपका काम नहीं है, इसे हमारे पास भेजो, ठीक है। तो यही है रोकना या प्रोहिबिशन या मना करना, ठीक है। तो हमने बताया कि हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट के खिलाफ इसको जारी किया जाता है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा, यानी कि आप अपने ही अधिकार क्षेत्र यानी कि जो आपकी पावर है आप केवल वही मामले को देखो, आगे के जो मामले हैं उनको हमारे लिए छोड़ दो, ठीक है। तो यही कुल मिला के कहता है जो हमारा प्रोहिबिशन रेट है वो, ठीक। अब हम देख लेते हैं कि जो प्रोहिबिशन रेट है वो किन के खिलाफ जारी की जाती है। तो ये हमने देख लिया, अदर कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें भी देख लेते हैं, थोड़ा इसको इरेज कर दें तो एक मिनट, हम क्योंकि बार बार कौन लिखे, एक सेकंड में हो जाता है, रोकना है मना करना है, इसको डिलीट कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। तो हमने देखा कि ये हायर कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है लोअर कोर्ट को, और ट्रिब्यूनल्स के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। तो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के खिलाफ या किसी ट्रिब्यूनल के खिलाफ इसको जारी करता है। कुल मिलाकर के आप देखिए कि जो प्रोहिबिशन रेट है ये किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के खिलाफ ही जारी की जाएगी, न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के खिलाफ ही जारी की जाती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी रिट किनके खिलाफ जारी की जा सकती है, ठीक है। तो ये प्रोहिबिशन या तो किसी न्यायिक संस्था के खिलाफ जारी होगी या किसी अर्ध न्यायिक संस्था के खिलाफ जारी होगी, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है। और हमें और क्या याद रखना है, और हमें ये याद रखना है कि ये जो मतलब कि न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था है इनके अलावा किसी अन्य के खिलाफ जो है जारी नहीं किया जाएगा। तो लगभग ये सारे पॉइंट्स हो गए हैं। तो ये पॉइंट सारे याद रखिएगा कि जो प्रोहिबिशन है यानी कि जो हमारा प्रतिषेध है इसका मतलब हुआ रोकना, और कब जारी किया जाता है, तब जारी किया जाता है जब कोई लोअर कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर के मामले को लेकर के संज्ञान लेता है, तब जारी किया जाता है। केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था के खिलाफ ही जारी किया जाएगा, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ ये जो प्रोहिबिशन रेट है वो जारी नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और अगर अभी तक आप लोग वीडियो में बने हुए हैं और वीडियो आपको पसंद आ रही है, जो पॉइंट्स हैं वो समझ आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ये जो पॉइंट्स हैं अर्थात ये जो रिट है, ये रिट पढ़ने में मुझे बहुत समय लगा, मुझे इसको समझने में बहुत समय लगा। यूट्यूब पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, अभी का नहीं बता रहे हैं कि अभी समय लगा, जब से हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आज डायरेक्ट पढ़ा ही रहे हैं, हमने भी तो पढ़ा होगा, तभी तो आज हिम्मत किए हैं कि चलो यूट्यूब पे जो है चल के बताते हैं कुछ। तो जाहिर सी बात है कि हमने इसके पीछे बहुत दिन तक मेहनत की होगी, तभी आज जो है हिम्मत जुटाए हैं। तो कई सारे टीचर्स से पढ़े, खुद से पढ़े, लेकिन समझ नहीं आता था। फाइनली बहुत मुश्किल से समझ आया। तो हो सकता है, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि एक बार में आप लोगों को भी समझ हो सकता है कि ना आए, और अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो परेशान मत होइएगा, 2-3 बार देखिएगा, हमारी वीडियो देखिएगा या खुद से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। प्लीज़ लूसेंट में मत देखिएगा, लूसेंट में आपको समझ नहीं आएगा। इवन लक्ष्मीकांत देख लीजिएगा, उसमें जो है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन लूसेंट से तो नहीं समझ आएगा, लूसेंट में दिया ही नहीं है कुछ। इसी वजह से मैंने ये वाला जो पॉइंट है स्पेशली उसे लक्ष्मीकांत से लिया हुआ है, और खुद भी पढ़ा हुआ है, खुद भी नोट्स बनाया है, तो उनमें से सब में से कलेक्ट किया है, ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और वो क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों और संशोधन के संबंध में सही नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो यहाँ पे आ गया। चलिए अभी जो रिट बचा हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है वो संविधान संशोधन जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है उससे आ गया। तो हमने 3 प्रकार की जो रिट है वो देख लिया है। वो कौन है, एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा हमने देखा परमादेश, तीसरी हमने देखा प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध। अब हम चौथी प्रकार की जो रिट है उसको देख लेते हैं, ठीक है। और जो चौथी प्रकार की रिट है वो है उत्प्रेषण। क्या है, उत्प्रेषण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसी उत्प्रेषण को बोला जाता है सर्सियरी। क्या बोलते हैं, सर्सियरी। से लोग कई तरह से प्रोनाउंसिएशन मिलाते हैं। अब आप जिस भी तरह से बोल सकें आप बोले, हम तो इसको सर्सियरी ही कहते हैं, ठीक है। तो जो उत्प्रेषण है इसके बारे में देखते हैं। तो जो उत्प्रेषण है ये वाली रिट कब जारी की जाती है ये आपको जानना चाहिए। तो इसका मतलब होता है
प्रमाणित होना या सूचना देना। ठीक है, तो उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रमाणित होना या सूचना देना, प्रमाणित होना या सूचना देना। ये मैच द फॉलोइंग में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि मतलब किसका अर्थ क्या होता है। एक साइड जो है रेट का नाम लिख दिया गया है और एक साइड किसका अर्थ क्या होता है वो लिख दिया गया, आपको मैच करना है। ये क्वेश्चन IAS ने पूछा है दरअसल। तो इसका मतलब क्या होता है? तो उत्प्रेषण का जो मतलब होता है वो होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। ठीक है, प्रमाणित होना या सूचना देना, ये शर्षयरी या उत्प्रेषण का अर्थ होता है। ठीक, तो ये कहाँ जारी की जाती है, किनके खिलाफ जारी की जाती है? तो इसे भी एक जो मतलब कि हायर कोर्ट है उसके द्वारा अपने जो लोअर कोर्ट्स हैं यानी कि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके खिलाफ जारी की जाती है या उनके लिए जारी की जाती है। और किस परिस्थिति में? तो लोअर कोर्ट में अगर कुछ लंबित मामले हैं तो उन्हें हायर कोर्ट में भेज दिया जाए, ऐसा करने के लिए ये रिट जारी की जाती है। तो ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। ठीक है, और क्या याद रखना है? और याद रखना है कि इसे भी केवल और केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था के खिलाफ ही जारी किया जाएगा, यानी कि न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था के खिलाफ ही इसको जारी किया जाएगा। जैसे हमने देखा ना कि जो प्रोहिबिशन है उसको भी केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था के खिलाफ जारी किया जा रहा था, किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं। तो वैसे ही आप देखिए कि जो उत्प्रेषण यानी कि शर्षयरी है इसको भी किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के खिलाफ ही जारी किया जाएगा, ये पॉइंट याद रखना है। लेकिन आप चल के मतलब कि हमने देखा कि न्यायिक और अर्धन्यायिक संस्था के खिलाफ जारी किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि जो प्रशासनिक अधिकरण है यानी कि जो प्रशासनिक चीजें हैं उसके खिलाफ जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन ये बातें गुजरे जमाने की हैं। आगे आप देखेंगे कि 1991 में यानी कि 1991 में जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा एक व्यवस्था दी गई। क्या व्यवस्था दी गई? कि जो उत्प्रेषण रिट है वो व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले जो प्रशासनिक प्राधिकरण हैं उनके खिलाफ भी जारी की जा सकती है। ठीक है, यानी कि पहले उत्प्रेषण रिट को केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक संस्था के खिलाफ ही जारी किया जाता था, लेकिन 1991 के बाद से ये व्यवस्था दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कोई भी ऐसा प्रशासनिक अधिकरण जो मतलब कि क्या करता है, जो किसी भी जो मतलब व्यक्ति हैं उनके अधिकारों को प्रभावित करता है तो उनके खिलाफ भी ये रिट जारी की जा सकती है। ठीक है, और कब जारी की जाती है? जो भी मतलब लोअर कोर्ट्स हैं उनमें जो भी लंबित मामले हैं उन्हें हायर कोर्ट में भेज दिया जाए, इसलिए ये जो रिट है वो जारी की जाती है। तो ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा। तो एक बात ये भी याद रखना है कि इसको किसी भी विधिक निकाय या यानी कि किसी भी कानूनी संस्था या किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें उत्प्रेषण में कौन कौन शामिल हैं? एक तो न्यायिक संस्था, दूसरा अर्धन्यायिक, और 1991 के बाद से प्रशासनिक जो अधिकरण है या प्रशासनिक जो व्यक्ति हैं उनके खिलाफ भी जारी की जाएगी। प्रशासनिक संस्था व्यक्ति जो भी हैं उनके खिलाफ भी जारी की जाएगी। तो ये पॉइंट्स याद रखना है। लास्ट है हमारा, और यानी कि जो हमारी 5वीं रिट है वो कौन सी है? तो जो हमारी 5वीं रिट है वो है अधिकार परीक्षा। ठीक है, अधिकार परीक्षा, और इसको क्या कहते हैं? अधिकार परीक्षा। इसी को बोला जाता है को वारंटो। क्या कहते हैं? स्पेलिंग याद रखिएगा, स्पेलिंग थोड़ा अजीब है ना, QUO उसके बाद वारंटो। ठीक है, वारंटो। तो जो को वारंटो है इसको जारी किया जाता है। अधिकार परीक्षा कब जारी किया जाता है तो देख लेते हैं। तो जो हमारा अधिकार परीक्षा नामक जो रिट है उसको, इसका पहले तो यही जानना चाहिए ना कि अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है कि बाई विच अथॉरिटी, यानी कि किस प्राधिकार से, यानी कि आपका अधिकार क्या है, आप जो कार्य कर रहे हैं उसे किस अधिकार से कर रहे हैं, इसके लिए जारी किया जाता है अधिकार परीक्षा नामक जो रिट है वो। ठीक है, तो किसी के भी खिलाफ ये जारी किया जा सकता है। ठीक है, अगर वो कोई व्यक्ति प्रशासनिक होने का दावा कर रहा है तो उसके खिलाफ ये जो रिट है वो जारी की जा सकती है। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो प्रशासनिक होने का दावा कर रहा है उसके खिलाफ ये रिट जारी की जा सकती है। अर्थात कुल मिलाकर के ये याद रखिए कि सपोज दैट एक कोई अधिकारी हैं, उनका टाइम खत्म हो गया है अपनी सर्विस का, लेकिन वो सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक अभी अपने सर्विस पे बने रहें और उससे फिर भाई सर्विस पे बने हैं तो पेमेंट आती रहे या फिर मतलब रुतबा भी बना रहता है, तो इस तरह का जो काम है वो कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये रिट जारी की जा सकती है। बताओ भैया कौन से अधिकार के तहत आप अभी तक अपने इस पद पे बने हुए हो। ठीक है, और अगर उनके द्वारा जो है एक संतोषजनक उत्तर दे दिया जाता है, देखो भैया ये वाला अधिकार है, मुझे यहाँ से ये राइट मिला हुआ है, तो फिर ठीक है, वरना आपको फिर वो अपना जो मतलब पद है उसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रशासनिक होने का कोई भी व्यक्ति विशेष अगर दावा कर रहा है तो उसके खिलाफ जो अधिकार परीक्षा रिट है वो जारी किया जा सकता है। तो ये केवल 5 प्रकार की रिट थी जो जारी की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा।
अगर आपसे कोई पूछे कि केवल सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, तो नहीं भैया, सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है, हाई कोर्ट भी जारी करता है, और अगर संसद चाहे तो किसी और को भी ये रिट जारी करने की जो मतलब कि जो अधिकार है वो दे सकता है। अभी तक किसी को मिला नहीं है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के तहत जारी किया जा सकता है, मतलब जाता है, और हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 के तहत जारी करता है। एक पॉइंट बनता है, और वो क्या है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा है वो हाई कोर्ट के दायरे से सीमित है, अर्थात जो हाई कोर्ट है उसकी अथॉरिटी ज्यादा है रिट जारी करने की। क्यों? क्योंकि जो हाई कोर्ट है ना वो किसी भी मामले में रिट जारी कर सकता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल मौलिक अधिकारों के हनन पर ही रिट जारी करता है, ठीक। तो ये मतलब पॉइंट्स याद रखना है। तो हमने टोटल 5 प्रकार की जो रिट है वो देख ली, कब जारी की जा सकती है, या ये भी देख लिया कि जो आर्टिकल 32 है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया। इसमें अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टोटल 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। और वो 5 प्रकार की रिट कौन सी हैं, तो हमने देखा हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्सियरी एंड कोवारंटो। जिसमें हमने देखा जो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस है, उसका मतलब होता है आपको सशरीर उपस्थित करना है। दूसरा हमने देखा परमादेश यानी कि मैंडमस, जिसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं, ठीक है। तीसरा है प्रोहिबिशन अर्थात रोकना या मना करना। चौथा है उत्प्रेषण अर्थात सर्सियरी यानी कि प्रमाणित होना या सूचना देना। और पांचवा है अधिकार परीक्षा यानी कि कोवारंटो अर्थात किस प्राधिकार से या किस अधिकार से। ये सारे पॉइंट्स याद रखना है आपको, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया तो 1-2 बार और देख लीजिएगा और समझ आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है और वो क्या है, वो है कि आप बताओ भैया द ग्रेट रिट किसे कहते हैं, द ग्रेट रिट किसे कहते हैं, द ग्रेट रिट किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसी को कहा जाता है ग्रेट रिट, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या कहते हैं, ग्रेट रिट कहते हैं। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का अंग्रेजी क्या है, हैबियस कॉर्पस, और मतलब क्या है, सशरीर उपस्थित करना, ठीक है। तो ये रिट से पढ़ने मतलब बनने वाले जो क्वेश्चंस थे वो मैंने करवा दिए हैं, और मेरे ख्याल से जो रिट से बनने वाले क्वेश्चंस हैं वो अब आपसे सॉल्व हो जाने चाहिए। और अगर किसी भी प्रकार का कोई भी आपको समस्या समझ आ रहा है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन कंटेंट से रिलेटेड ही कोई कमेंट करिएगा, उल्टी सीधी बकवास मत करिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9, और ये कहाँ से संबंधित है, तो जो हमारा मौलिक अधिकार है उसमें कुछ संविधान संशोधन से संबंधित मामले हैं, उन्हें देखेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको, और अगर अभी तक वीडियो में बने हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें। तो चलिए हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार और संशोधन के संबंध में सही नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ नहीं बताना है। चलिए एक एक करके जूम करके देखते हैं, वैसे दिक्कत होगी। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि गोलकनाथ बनाम जो पंजाब राज्य मामला है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, ठीक है। कौन सा मामला है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला, और ये मामला कब का है, तो ये मामला है भैया 1967 का, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये वाला हो गया। पहले आगे के जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें देख लेते हैं। कह रहे हैं कि 24वां संविधान संशोधन ने जो संसद है इसको मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है कि जो केशवानंद भारती मामला आया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले के निर्णय को उलट दिया, ठीक है। और चौथा क्या है, चौथा है कि 42वां संविधान संशोधन ने संसद को मौलिक अधिकारों में बिना किसी न्यायिक समीक्षा के संशोधन करने का अधिकार दिया, ठीक है। अब देखिए, सपोज दैट आपको ये जो चारों मतलब संशोधन के बारे में बताया गया है, ये सारे संशोधन के बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है, इस वजह से पता होना चाहिए कि जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला आया था 1973 में, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया, ठीक है। और उस मूल ढांचे के सिद्धांत के साथ ये भी कहा गया कि जो हमारी संसद है वो संविधान के किसी भी पार्ट में संशोधन कर सकती है, इंक्लूडिंग प्रस्तावना या फिर जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ये सारी चीज, ठीक है। तो कहीं भी वो संशोधन कर सकती है, बस संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ना हिलने पाए, ठीक है। यानी कि आधारभूत ढांचे को आप
हिलाइए डुलाइए नहीं, बाकी आप कहीं भी संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले के निर्णय को उलट दिया। तो जाहिर सी बात है कि गोलकनाथ में जो मामला आया था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फंडामेंटल राइट्स में संशोधन करने की मनाही की होगी, तभी तो यहाँ पे इसको उल्टा गया है। तो इससे ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो बन सकता है, हालांकि एग्जाम में ना इतना दिमाग चलता ही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो ए वाला हो जाएगा कि गोलकनाथ बनाम जो पंजाब राज्य मामला है उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। यही बात गलत है। क्यों? क्योंकि जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला आया था 1967 में, इसमें बताया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें आर्टिकल 368 और मूल अधिकार भी शामिल है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ये वाला गलत है, बाकी जो भी क्वेश्चन में दिए हुए हैं स्टेटमेंट वो सब सही है। अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें क्या कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों और संशोधनों के बाद या संशोधनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस क्या हैं? पहला ऑप्शन है कि मिनर्वा मिल्स बनाम जो भारत संघ मामला आया था, कब का है ये मामला? 1980। और इसमें क्या हुआ, कह रहे हैं कि इसने 42वें संविधान संशोधन को पूरी तरह से मतलब कि वैध घोषित किया, ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा कह रहे हैं कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत दिया। तो अभी हमने ऊपर बताया ही था कि केशवानंद भारती जो मामला आया था उसमें संविधान के मूल ढांचे का जो सिद्धांत है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो ये एकदम सही पॉइंट है। तीसरा क्या है, कह रहे हैं कि गोलकनाथ बनाम जो पंजाब राज्य मामला है और कब का है, तो ये 1967 का मामला है। इसमें कह रहे हैं कि इसके बाद संसद मौलिक अधिकारों में कभी भी संशोधन नहीं कर पाई। गलत बात है। अब देखिए जो हमारा आर्टिकल 21 से जोड़ा गया है, 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के बाद जोड़ा, मतलब 2002 में जोड़ा गया, तो ये तो गलत है ना, संशोधन हुआ है तभी तो ये जुड़ा है, तो ये पॉइंट गलत हो गया, ठीक। कह रहे हैं मतलब लास्ट ऑप्शन है कि 24वां संविधान संशोधन के बाद संसद मौलिक अधिकारों में बिना किसी रोक टोक के संशोधन कर सकती है, तो ये पॉइंट भी गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमने बताया कि ऑप्शन जो बी है वही सही हो जाएगा कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान के आधारभूत संरचना का सिद्धांत दिया गया, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि, वैसे पूछा जाता है ना दरअसल कि ये सारे मामले कब के हैं, तो मिनर्वा मिल्स मामला जो है वो कब का है, 1980 का है। और इसमें जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसको पूरी तरह से नकार दिया गया था, समाप्त करना पड़ा था, ठीक है। तो ये गलत है। 42वें संविधान संशोधन को इन्होंने जो मतलब 42वें संविधान संशोधन के तहत जो भी संशोधन किए गए थे ना उसको इन्होंने गलत साबित किया था, गलत बोल दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ये तो गलत है, ठीक है। फिर और मामला याद रखिएगा 1980 का है। और दूसरा केशवानंद भारती मामला कब का है, 1973 का। इस बार जो मतलब यूपी बीएसएस का एग्जाम हुआ है उसमें क्रोनोलॉजी पूछी गई है इसी मामलों की, इस वजह से आपको इसकी डेट बता रहे हैं। फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला, तो अभी हमने बताया कि ये जो है 1967 का है। और 24वां संविधान संशोधन कब का है, 1971 का है, ठीक है। और ये जो 24वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा क्या हुआ था, तो 24वां संविधान संशोधन 1971 में बोला गया था कि जो अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 है इसमें संशोधन किया गया और ये निर्धारित किया गया कि जो मतलब कि आर्टिकल 368 है उसमें जो प्रक्रिया दी गई है, और ये आर्टिकल 368 में क्या है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात की गई है, उसके द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको आगे ये देखिए कह रहे हैं कि लास्ट वाला देखिए कह रहे हैं कि इसमें जो है कभी भी मतलब इसके तहत रोक टोक, बिना किसी रोक टोक के संशोधन किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। उसमें बताया गया है कि आर्टिकल 368 के तहत जो प्रक्रिया दी गई है उस प्रक्रिया के तहत मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। कहाँ पे, 24वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1971 में, उसके द्वारा ये बताया गया। तो इस वजह से ये वाला पॉइंट भी गलत हो गया और सही उत्तर जो है वो तो हमने आपको इसका बता ही दिया गया है कि बी वाला ठीक है, ठीक है। हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर लास्ट नहीं है ये, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संशोधनों के संबंध में सही नहीं है, ठीक है, रॉन्ग बताना है हमें। पहला है कि 42वें संविधान संशोधन को मिनर्वा मिल्स मामले में आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया, ठीक है। ये वाला वर्ड ध्यान से देखिएगा कि आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया गया, ठीक। दूसरा कह रहे हैं केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ठीक है, तो ये पॉइंट सही है। और सा यानी कि सी वाला कह रहे हैं कि गोलकनाथ मामले में
सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का जो अधिकार है वो छीन लिया। तो ये पॉइंट भी सही है। अब देखिए जो गोलकनाथ मामला आया था 1967 में, इसमें स्टार्टिंग में तो ये बात की गई थी कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें आर्टिकल 368 और मूल अधिकार भी शामिल है, लेकिन आगे चलकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको मना कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, संसद जो है वो मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, तो जब ये सुप्रीम कोर्ट का नाम आ जाए तब समझ लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स में संशोधन करने का अधिकार जो है वो छीन लिया था। ठीक है, इस वजह से ये पॉइंट सही है। और डी वाला कह रहे हैं कि 24वां संविधान संशोधन ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया। तो ये बात एकदम सही है। जो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 आया था उसमें बताया गया था कि जो अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 है उसमें संशोधन किया गया और ये निर्धारित कर दिया गया कि आर्टिकल 368 में जो प्रक्रिया दी गई है उस प्रक्रिया के तहत जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। तो इसका जो गलत उत्तर है यही ये वाला हो जाएगा कि 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से, जो 42वां संविधान संशोधन है इसको मिनर्वा मिल्स मामला जो कि 1980 में आया, कह रहा है कि आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया। ऐसा नहीं है, आंशिक रूप से नहीं, इसको जो है जो संविधान संशोधन द्वारा की गई जो व्यवस्था थी इसको समाप्ति कर दिया गया, यानी कि खत्म कर दिया, आंशिक वांशिक की कोई बात नहीं थी। तो इसका जो सही आंसर है वो ए वाला हो जाएगा, यही रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, और ये क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो हमारे 6 टोटल मूल अधिकार हैं उसमें आर्टिकल्स भी हमने देख लिए कहाँ से हैं, तो 12 से 35, लेकिन 12, 13 और उधर 35, 34, 35 ये सभी ना इनडायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स हैं। तो डायरेक्ट इसमें कोई भी अधिकार आपको मिले नहीं है, इस वजह से ये थोड़ा काम के भी नहीं है। कुछ बस आर्टिकल 12 याद रखना है कि जो है इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, और आगे चल के जो आर्टिकल 36 आएगा जब हम लोग DPSP पढ़ेंगे उसमें भी राज्य की परिभाषा वही दी गई है जो आर्टिकल 12 में दी गई, इस वजह से आप उसको वहीं पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि कौन सा मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो हमारे पास टोटल ऐसे 5 मौलिक अधिकार हैं जो केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, बाकी अन्य जो आर्टिकल्स हैं वो विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो जो 5 हमें हैं केवल भारतीयों को प्राप्त उन्हें देख लेते हैं। तो उस 5 में आपको आर्टिकल 15 मिलेगा, आर्टिकल 16 मिलेगा, आर्टिकल 19 मिलेगा, आर्टिकल 29 मिलेगा और आर्टिकल 30। ठीक है, तो 5 है टोटल। तो इसमें देखिए कह रहे हैं कि कौन सा नहीं है जो कि केवल नागरिकों को प्राप्त है, ये आपको बताना है। कह रहे हैं धर्म की स्वतंत्रता, तो कहाँ दिया हुआ है, आर्टिकल 25 में, आर्टिकल 25 में है, तो फिर ये जाहिर सी बात है कि ये उत्तर नहीं होगा। दूसरा कह रहे हैं लोक नियोजन में अवसर की समानता, और ये कहाँ है, आर्टिकल 16 में, तो यही इसका सही उत्तर होगा। विधि के समक्ष क्षमता, आर्टिकल 14, और ये तो देसी विदेशी सबको प्राप्त है। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये मुझे कौन से आर्टिकल में है ये आप मुझे बताइएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। बाकी ये भी भारतीयों को और विदेशियों को दोनों को ही प्राप्त है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। केवल 5 ऐसे आर्टिकल्स हैं, यानी कि 5 ऐसे आर्टिकल हैं जिनमें जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और वो कौन से हैं, एक तो आर्टिकल 15 है जिसमें 5 आधारों पर, यानी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, आर्टिकल 16 क्या है, यही आधार में आप देखेंगे, इन्हीं आधार पर लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरियों में आपको अवसर की समानता दी जाएगी। ठीक है, तीसरा है हमारा आर्टिकल 19, यानी कि विचार और व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो केवल भारतीय नागरिकों का है, विदेशियों को नहीं कि आके यहाँ आओ, पाकिस्तानी आ जाए यहाँ कुछ भी आए बाएं बकने लगे, तो इस वजह से ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक को शिक्षा और संस्कृति संबंधी जो अधिकार है केवल भारतीयों को है। और आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक को अपने धर्म के प्रचार प्रसार हेतु जो शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार है वो भी केवल भारतीयों को है। ठीक है, बाकी जो भी अधिकार बचे हुए हैं वो सब भारतीयों को, विदेशियों को सबको प्राप्त है। बस एक शर्त है कि वो जो विदेशी है ना वो हमारे शत्रु देश से ना हो, यानी कि पाकिस्तान जैसे शत्रु देश से ना हो। ठीक है, जिनके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है वहां से ना हो कुल मिलाकर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो भैया जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है वो है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो बड़ा सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन दरअसल पूछा गया है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2019 में। ठीक है, कह रहे हैं कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को कथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, बताना है आपको सही उत्तर। पहला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग यानी शब्द को परिभाषित नहीं करता, एकदम सही बात है। आप देखेंगे कि वहां पे अल्पसंख्यक वर्ग को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। ये बात अलग है कि हमारे यहाँ 6 समुदायों को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया है, लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग है क्या एग्जैक्टली ये कहीं भी बताया नहीं गया। ठीक, दूसरा कह रहे हैं कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है, तो ये बात भी सही है, लेकिन
ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। आप देखिए कह रहे हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता, क्योंकि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। तो ये बात गलत है, ठीक है। तो आप देखिए कि कथन और कारण ये दोनों आपस में सही है, लेकिन ये आप देखिए इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो जो उत्तर बी है वो ठीक हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रीलिम्स 2019 का क्वेश्चन भी है यूपी का। मेरे ख्याल से ये आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, या फिर और हो। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया। ऑप्शंस क्या है? धर्म की स्वतंत्रता, बिल्कुल नहीं। संपत्ति का अधिकार, तो अधिकार ही नहीं है मूल अधिकार। समानता का अधिकार, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन जो डी है वो ठीक है। आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया कि ये संविधान की आत्मा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ है भी क्वेश्चन और, हाँ बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। फिर इसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स है वो पूरा, मतलब कि हमने पूरी तरह से फंडामेंटल राइट्स को एमसीक्यू के माध्यम से भी पढ़ा दिया और हमने डिटेल में भी अपने इसी चैनल पे पढ़ाया हुआ है। अगर इसके बाद भी आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उस समस्या का समाधान जरूर करेंगे। क्या पूछ रहे हैं आपसे? कह रहे हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रिट जो है वो जारी किया जाता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात हो रही है ना। मैंडमस, बिल्कुल नहीं। को वारंटो, बिल्कुल नहीं। हैबियस कॉर्पस या सर्सियरी, तो बिल्कुल नहीं। जो सी वाला है वो सही हो जाएगा, हैबियस कॉर्पस। यानी कि जो हैबियस कॉर्पस है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी की जा सकती है। तो ऑप्शन जो सी है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये, हाँ ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और इसी के साथ जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसका समापन हुआ। काफ़ी बड़ा लेंदी चैप्टर था। वैसे तो जो लूसेंट बुक है ना उसमें 3-4 चैप्टर में ही खत्म हो गया, मतलब 3-4 पेज में ही बताया गया, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना, एक एक पॉइंट को देखना थोड़ा टफ हो जाता है। एक तो लूसेंट में पता नहीं कौन सी लैंग्वेज यूज़ की है इसके लिए, वहाँ से समझ भी नहीं आती चीज़ें। तो ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। चीज़ें समझ आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।